दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और हमने कहानी की सीरीज़ जो वो शुरू की थी। ये सीरीज़ बिल्कुल निःशुल्क थी आपके लिए। और नेट के सिलेबस की जो कहानियाँ हैं उसका मैंने आपको एक वादा किया था कि दिसंबर तक, जो दिसंबर में भी पेपर होगा नेट का, वो तब तक मैं 3-4 इकाइयाँ मैंने बताई थी आपको, वो मैं पूरी करवाऊँगा आपको, मैंने वादा किया है। अगर आप नोट्स बना रही हैं इसके साथ साथ तब तो बहुत अच्छी बात है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं सिलेक्टेड मटेरियल आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 कहानियाँ हमने अब तक देख ली थी। अगर किसी ने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकती हैं, क्योंकि मैंने इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी हुई है। ठीक है, तो आज हमारे पास तीसरी कहानी है और ये बहुत मज़ेदार कहानी आपके लिए होने वाली है। माधव राव स्प्रे की ये कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो सबसे पहले हम लेखक का थोड़ा सा परिचय से देख लेते हैं, सामान्य सा। इनका जन्म की बात करें तो 1871 में इनका जन्म होता है और निधन 1926 में इनका निधन होता है। ठीक है, और इनकी जो ये सिलेबस में कहानी है वो एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में इसका प्रकाशन है और ये छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित होती है, पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र। और इसके संपादक स्वयं लेखक ही थे। ठीक है, और कुछ एक रचनाओं की हम बात कर लेते हैं कि माधवराव स्प्रे की रचनाएं कौन सी हैं। कहानियों की अगर बात करें तो इनकी कहानियां हैं एक पथिक का स्वप्न 1900 ईस्वी में प्रकाशित, सुभाषित रत्न 1900 ईस्वी में प्रकाशित, एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में प्रकाशित। और ये छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित होती हैं। ठीक है, तीनों की तीनों कहानी छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी और ये लेखक जो वो स्वयं इसका पत्रिका का संपादन करते थे। ठीक है, उसके बाद इनका एक महत्वपूर्ण कार्य और है और अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया। बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीत रहस्य का हिंदी अनुवाद किया इन्होंने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठी में लिखा था गीत रहस्य और उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया। उसके बाद संपादन की बात करें तो इन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, तो ये तो हो गया लेखक का सामान्य सा परिचय। अब हम आते हैं जो हमारी कहानी है उस पर। ठीक है, देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की पहली कहानी है। ठीक है, इसको बोलते हैं कि हिंदी की पहली कहानी है, परंतु कहा किस विद्वान ने है, वो कहा है डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा ने। ठीक है, तो देवी प्रसाद वर्मा के अनुसार हिंदी की पहली कहानी है और आधुनिक समय में इसको ही हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो वो इंदुमती हिंदी की पहली कहानी है, वो दूसरी बात है। ठीक है, पेन कॉपी लेके आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उसके बाद विद्वानों के मत देखते हैं कि इस कहानी के संबंध में विद्वानों ने क्या क्या कहा हुआ है। ठीक है, तो डॉक्टर गोपाल राय की सबसे पहले हम देखते हैं संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी है। इसकी भाषा ठेठ देसी हिंदी है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो ठेठ देसी हिंदी है। ठेठ देसी हिंदी भाषा एक टोकरी भर मिट्टी को किसने कहा है, इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है, बन सकता है प्रश्न फिर भी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं डॉक्टर सत्यकाम, जो ये महत्वपूर्ण विद्वान है, मैं इन्हीं को लेके आया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऊपरी तौर पर ये एक प्रतीक कहानी है। ठीक है, प्रतीक कहानी है, किंतु असल में ये मातृभूमि से लगाव की प्रतीक कहानी है। ठीक है, मातृभूमि से लगाव, जब मैं इसका वाचन करूँगा आप जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक, आपको पता चल जाएगा कि मातृभूमि से प्रेम किस तरह से है। ठीक है, इसमें गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत कहाँ पे आया है। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। हृदय परिवर्तन किस तरह से हो रहा है जमींदार का, वो आप समझेंगे, क्योंकि इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है कि एक टोकरी भर मिट्टी की मूल संवेदना क्या है। एक टोकरी भर मिट्टी जो कहानी है उसका वर्णन विषय क्या है। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनने की संभावना रहती है। जब कहानी का वाचन करेंगे, उसको समझेंगे, उसका कथानक को समझेंगे, तभी ये सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में इसी तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं आज की डेट में नेट जैसी परीक्षाओं में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, ये हिंदी की पहली कहानी ही नहीं, स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी पहली कहानी भी है। ठीक है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, क्योंकि ये हिंदी की ही नहीं परंतु स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी हिंदी की पहली कहानी। देखिए, इसका प्रकाशन वर्ष आपको पता है 1901 में हो रहा है। ठीक है, और 1901 की बात करें तो तब हमारा देश जो था वो क्या था, स्वाधीन था, यानी कि हमारा देश जो वो गुलाम था। ठीक है, अंग्रेजों के गुलाम था। ठीक है, और हम गुलाम थे। ठीक है, तो उस समय, ठीक है, किसी भी
कहानीकार है, या इससे पहले तो कहानियाँ मिलती हैं परंतु उसमें कहानी के तत्व नहीं थे, ठीक है। जो ये पहली कहानी मिलती है इसमें, और क्या वर्णन मिलता है इसमें, स्वाधीनता आंदोलन की एक झलक हमें देखने को मिल जाती है। वो कैसे मिलती है, आप जब मैं कहानी का वाचन करूँगा तो आपको मैं समझाऊंगा भी किस तरह से, कहाँ पे मिलती है, ठीक है। अन्योक्ति के माध्यम से मिलती है, ठीक है, किस तरह से मिलती है बताऊँगा। उसके बाद शैली की बात करते हैं, कथात्मक शैली है, ठीक है। इससे पहले हमने कहानी देखी थी चंद्रदेव से मेरी बातें, ठीक है। तो उसकी जो शैली थी वो आपको पता संवादात्मक शैली थी, क्योंकि लेखिका एक नायिका जो है वो, ठीक है, लेखिका स्वयं नायिका है उस कहानी की, तो वो आत्मकथात्मक शैली भी है, ठीक है। और उसमें संवादात्मक शैली भी है, क्योंकि वो चंद्रदेव से बातें कर रही हैं, ठीक है। तो एक क्या है, संवादात्मक, ये कथात्मक, इनके कहानी की तरह ही ये चलती है, जो कहानी होती है उस तरह से चलती है, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य की बात करते हैं, वर्णन विषय की बात करते हैं, तो ये एक जमींदार के द्वारा एक विधवा के प्रति जुल्म और अंत में उसके हृदय परिवर्तन की कहानी है, ठीक है। एक विधवा पर जमींदार जब जुल्म करता है, परंतु जो विधवा है उसको अपनी इस तरह के वचन सुनाती है, अहिंसा का पाठ इस तरह से पढ़ा जाती है कि उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मातृभूमि के प्रति प्रेम है इस कहानी में, ठीक है। वो आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ जैसे वो प्रेम प्रकट हो रहा है इस कहानी में। गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा को दिखाया गया है, ठीक है। गांधी जी के सिद्धांत अहिंसा को दिखाया गया, इसको भी मैं आपको कहानी पढ़ते टाइम बताता हूँ, कहानी के बाद में। और पात्र की बात करें तो जमींदार है इस कहानी का पात्र, और विधवा और उसकी पोती, मुख्यतः 3 ही पात्र हैं, ठीक है। बाकी हम कहानी का वाचन करते हुए इसको समझते हैं, ठीक है। मिट्टी, ये आपको दिख रहा होगा, देखिए ये माधवराव स्प्रे की कहानी, हमने इसके बारे में भी बात कर ली। 1901 में प्रकाशित होती है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित होती है। और छत्तीसगढ़ में मित्र जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे, तो उसके संपादक स्वयं लेखक ही थे, ठीक है। तो चलिए कहानी का हम वाचन करते हैं, और मैं आपको इसका कथानक के साथ साथ जो ये बातें मैंने को पहले वर्ण विषय में बताई है, उद्देश्य में बताई, इसको भी बताता चलता हूँ कि कहाँ जैसे प्रकट हो रही हैं। देखिए कहानी की, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोंपड़ी थी, ठीक है। एक जमींदार थे, उस जमींदार के महल था, ठीक है, घर था, और पूंजीपति थे तो महल की तरह ही होगा उनका घर। तो उसके पास जो एक गरीब अनाथ, ठीक है, विधवा की झोंपड़ी थी। जमींदार साहब को अपनी महल का अहाता उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई, या आंगन उस झोंपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोंपड़ी हटा ली। पहले उस जमींदार ने प्यार से समझाया कि भाई अपनी झोंपड़ी हटा लो तुम, ठीक है, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी, ठीक है। एक अब जो विधवा वहीं बस रही थी, ठीक है, कई जमाने से। तो उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोंपड़ी में मर गया था, ठीक है। उसका पति की वहीं मृत्यु होती, उसके इकलौता पुत्र था, उसकी भी मृत्यु उसी झोंपड़ी में होती है। पुतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, ठीक है। उसकी बहू भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, उसकी भी मृत्यु हो जाती है। अब यही उसकी पोती इस वृद्धाकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारी दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, पड़ोसी कौन हुई, वही जमींदार साहब, ठीक है, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोंपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, ठीक है। उसने उसको ऑर्डर दे दिया कि भाई तुम जाओ, पर वो विधवा तो जा नहीं रही थी, ठीक है। उसके सारे जो काम थे, उसने जितने प्रयत्न किए वो निष्फल हो रहे थे। तब भी अपनी जमींदारी चाल चलने लगे, ठीक है, अपनी पूंजीपतियों वाली चाल चलने शुरू कर दी उसने। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोंपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया, ठीक है। कोर्ट कचहरी करवा के झूठ वगैरह बोल के उसको वहाँ से निकाल दिया। अनाथ तो थी ही, आस पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोंपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, अब मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करें। तो एक विनती है, ठीक है। देखिए अगर इस कहानी में अगर मैं बात करूँ तो गांधीवादी जो विचारक हैं, ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत जो ये अहिंसा का सिद्धांत है, उसकी यहाँ पे प्रवर्तक कौन कर रहा है, प्रवर्तन कौन कर रहा है, तो वो विधवा कर रही है, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न बनने की संभावना है, ठीक है। जब कहानी को आप पढ़ते हैं तो इस तरह से अपने खुद के मन से ही इस तरह के आपको प्रश्न बनाने चाहिए, क्योंकि नेट जो है वो इस तरह के प्रश्न पूछ लेता है यूजीसी, ठीक है। और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, घुमा फिरा के प्रश्न बनाते हैं वहाँ से, ठीक है।
तो आगे देखते हैं। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से ये झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। देखिए यहाँ पे मातृभूमि के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है, ठीक है, इस वाक्य में। किसके द्वारा? उस पोती के द्वारा, विधवा की, ठीक है। तो यहाँ पे मातृभूमि के प्रति प्रेम दिख रहा है, ठीक है। अब मैंने ये सोचा कि इस झोंपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। ठीक है, मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे अपनी पुरानी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं इसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किनके मन में? जमींदार के मन में। पूंजीपति थे वो। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि ये काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। ठीक है, अब उनका ईगो हर्ट हो गया भाई। ठीक है, उन्होंने पूरी ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा पर टोकरी नहीं उठी। ठीक है, वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं ये टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। ठीक है, ये देखिए एक वाक्य किसने कहा दिया? ये वाक्य कह दिया जमींदार साहब ने। अब विधवा का यहाँ पे देखिए कि कहाँ पे अहिंसा का सिद्धांत प्रकट हो रहा है और हृदय परिवर्तन किन बातों से वो करती है। ये सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोंपड़ी में तो हजारों टोकरी मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? ठीक है, क्योंकि आपने वो हड़प ली हुई है झोंपड़ी, ठीक है, किसी का अवैध कब्जा कर लिया है बोला। ठीक है, तो उस टोकरी की जो मिट्टी है उसका भार आप कितने जन्मों तक उठाएंगे, ये भी तो सोचो जरा। आप इस बात पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कहकर विधवा ने एक वाक्य में सारा बाजी पलट देती है वो। ठीक है, इस बात पर विचार कीजिए बोला आप। अब देखिए किस तरह से हृदय परिवर्तन होता है यहाँ पे। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा की उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। ठीक है, अब हृदय परिवर्तन हो गया उनका। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोंपड़ी वापस दे दी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गांधी जी का सिद्धांत किस तरह से प्रकट हुआ, किसमें प्रकट हुआ वो आपको दिख रहा है। जो विधवा है उसके वाक्यों में, उसके मन में, उसके विचारों से यहाँ पे वो दिख रहा है। क्योंकि अगर वो विधवा जो थी वो जमींदार पे किसी तरह का कोर्ट कचहरी लगा कर पे केस कर देती, ठीक है, तो उससे क्या होता कि वो हिंसा करती, ठीक है, किसी तरह से वो क्रोध प्रकट करती। तो उसने क्या कहा, सिर्फ अहिंसा के द्वारा उसे समझा के उसको हृदय परिवर्तन कर दिया। तो यही गांधी जी की भी उस समय क्या थी, विचारधारा थी। ठीक है, कि अंग्रेजों से हम प्यार से राज्य वापस लेंगे अपना। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत भी हमें देखने को मिल जाता है। तो आपको वीडियो किस तरह से लगती है, कैसी लगती है? ठीक है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती भी है या नहीं मिलती है उसके संबंध में भी बताइए। और वीडियो तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, जो मैंने सीरीज शुरू की है उसको तो मैं पूरा करवाऊंगा ही करवाऊंगा। और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।